गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द श्री राम अकेडमी। और जैसा कि बच्चों जानते होंगे, हम लोगों ने ट्रायंगल में जो थ्योरम वाली क्लासेस है वो कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और पूरा एक कंप्लीट रहेगा। ठीक है, टॉपिक ही कह लें ज़्यादा सही रहेगा। टॉपिक का नाम मैं लिख रहा हूँ, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक, यहाँ से एग्जाम में ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक क्वेश्चन ना आए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आना ही आना है। सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, चाहे जिस फॉर्म में आए। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिएगा, आपको मिलेगा जरूर कि एक एग्जाम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि सेंटर्स जो हैं वो ट्रायंगल के कितने होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कंसेप्ट्स क्या क्या है। ठीक है, तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि कितने सेंटर्स बनते हैं। हाँ भाई, कोई बताएगा बच्चा कितना सेंटर बनते हैं? बेटा बताओ कितने होते हैं? चार। वेरी गुड, चार ही पढ़े हम लोगों ने। सबसे पहला इन सेंटर, हिंदी भी बताते चले, क्या होता है बेटा? इसको बोलते हैं अंतः केंद्र। ठीक है, सबको बताएंगे। और अंतः केंद्र को रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। बहुत अच्छे। दूसरा बेटा कौन सा होता है? वो होता है सेंट्रॉइड। क्या होता है बेटा? सेंट्रॉइड। इसको बोलते हैं बेटा केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। या इसी को एक नाम और जाना जाता है, गुरुत्व केंद्र। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल जी से। ठीक है, उसके बाद तीसरा सेंटर जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है बेटा? इसको बोलते हैं परिकेंद्र, और परिकेंद्र को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल सी से। और उसके बाद चौथा सेंटर जो हम लोग पढ़ते हैं वो होता है बेटा ऑर्थो सेंटर। क्या होता है? ऑर्थो सेंटर। और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है लंब केंद्र। क्या कहा जाता है बेटा? लंब केंद्र। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ओ से। ठीक, अच्छा, ये चार सेंटर्स तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं। ठीक, इसके अलावा एक सेंटर और मैं बताता हूं आपको जिसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अक्सर वहां से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। ये एडिशनल है। इसको बोलते हैं बेटा एक्स सेंटर। याद आया किसी को? यस, बहिर केंद्र। क्या बोलते हैं? बहिर केंद्र। ठीक है, अब इसका नाम नहीं दे रहे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो नाम वो करके ही देते हैं अक्सर। ठीक है, तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि क्या होता है, या जब इन सेंटर पढ़ रहे होंगे तभी इसको भी देख लेंगे। ठीक है, एक एक चीज, हर चीज के बारे में जानेंगे कि क्या कैसे बनता है, क्यों है, और क्या क्या कंसेप्ट बन सकते हैं। प्री लेवल से लेकर, प्री से लेके मेंस तक के क्वेश्चन जितने भी आएंगे हो जाने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन अगर आप समझ नहीं पाओगे तो कर भी नहीं पाओगे, है ना? तो समझना और थ्योरी को याद रखना वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। ठीक है, तो हम लोग इनको एक एक करके देखते हैं कहाँ कैसे बनता है, कौन कौन से क्वेश्चन छोटे छोटे भी बन सकते हैं प्री लेवल में। मेंस में तो दो तीन कंसेप्ट को मिला के सवाल बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले इन सेंटर से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा? इन सेंटर से। ठीक है, इन सेंटर। ठीक है, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है, देखो क्या लिखा है, केंद्र। केंद्र का मतलब एक कोई ऐसा पॉइंट होगा जो अंतः का मतलब, इनका मतलब अंदर साइड बन रहा है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि चाहे कोई भी ट्रायंगल ले लो, फिर से मैं लिख रहा हूं, और ऑल द ट्रायंगल्स, कोई भी ट्रायंगल ले लो आप, सारे ट्रायंगल्स के लिए जब नाम ही लिखा है इन सेंटर, मतलब जो इन सेंटर है सभी ट्रायंगल्स में कहाँ बनेगा? इनसाइड। तो यहां से क्वेश्चन बनना तो मुश्किल हो गया कि आपसे एक सवाल पूछ ले कि बताओ अंतः के, या कोई त्रिभुज बना के दे दे और बोले या कहे कि अधिक कोण का अंतः केंद्र कहाँ बनेगा। तो भैया जब नाम ही अंतः केंद्र है, इसका मतलब कहाँ बनेगा? इनसाइड। तो यहाँ से ये वाला सवाल तो नहीं बनेगा किसी भी ट्रायंगल का सेंटर जो है इन सेंटर वो कहाँ बनेगा, तो ये सवाल नहीं आएगा। ठीक है, बनेंगे कहाँ? सारे इनसाइड बनेंगे। ठीक, अब बात आती है कि बन तो रहे हैं सर, पहले ये बता दो बनने की कंडीशन क्या है, कैसे बनते हैं। तो हम मैं बता देता हूं, जैसा कि आपने जाना कि ये केंद्र है, केंद्र का मतलब पॉइंट हुआ,
तो क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट है और पॉइंट होता है इंटरसेक्शन पॉइंट। कौन सा बेटा? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, किसका होता है भैया? इंटरसेक्शन का मतलब कट कर रही है लाइनें, और ऑफ ये होता है एंगल बाइसेक्टर्स का। ठीक, अब बात आती है, ये जो लिखा है एंगल बाइसेक्टर्स, इसका मतलब क्या है? एंगल का मतलब कोण है, बाइसेक्ट का मतलब समद्विभाजित करना। तो कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक। अब एक एग्जांपल लेते हैं, फिर इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? जैसे हमने ये एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, और इस ट्रायंगल में मैंने क्या किया कि कोणों को समद्विभाजित कर देते हैं। जैसे मैंने ये एंगल लिया और इसका मैंने एक एंगल बाइसेक्टर खींचा ऐसे, और एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा, इसको आधा आधा कर देगा। एक और इस एंगल का भी बाइसेक्टर खींचा, और जैसे मैंने बाइसेक्टर खींचा, ये बीटा बीटा मान ले, तो दोनों जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा, ठीक है, दोनों जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसी को क्या कहा जाता है? इन सेंटर। तो इसको नाम दिया गया है इन सेंटर, और मैं कह रहा हूं इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा? आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई से। अब मैं एक छोटी बात पूछना चाहता हूं कि सर आपने दो ही लाइंस खींची हैं, अगर मैं यहां से इस पॉइंट से, वैसे दो ही से हमें आई मिल गया है, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे एक एडिशनल बात पूछूं कि अगर मैं यहां से एक लाइन और ऐसे खींच दूं, ठीक है, तो क्या ये लाइन इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा? जल्दी बोलो। तो अगर ये इन सेंटर से कोई लाइन गुजर रही है, तो निश्चित है, कंफर्म होता है कि ये वाली लाइन इस एंगल को भी आधा आधा करेगी। तो एंगल बाइसेक्टर्स जहां पर मिलते हैं वो क्या कहलाता है? अंतः केंद्र। अब बात आती है अंतः केंद्र के लिए कितने लाइंस की जरूरत है, या कितने एंगल बाइसेक्टर? मिनिमम दो, तीनों कोई दिक्कत नहीं, दो से ही काम चल जाता है, ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो इन सेंटर बनने की शर्त क्या हो गई? सिर्फ लिख सकते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट होता है एंगल बाइसेक्टर का। चले दूसरी बात पूछे छोटी सी। अच्छा ये बताओ, इस लाइन को मैंने आगे बढ़ाया, क्या इसको भी ये आधा आधा कर देगा? बताओ, करेगा? बिल्कुल। भाई हम देखो, जब आप बोल रहे हो कि ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, ये लाइन क्या है बेटा? एंगल बाइसेक्टर है, तो जब एक चीज का नाम आपने बता दिया तो हम केवल एक ही चीज की गारंटी ले पाएंगे कि ये इस वाले एंगल को आधा आधा करेगा। बाकी ये जाके कहाँ मिलेगा, किस रेशियो में काटेगा, वो बात की बात है, लेकिन इस बात की हम गारंटी तो बिल्कुल नहीं ले सकते कि इसको आधा आधा कर देगा। कोई बोला कि सर ये जो एंगल बाइसेक्टर लाइन आ रही, क्या इस पे 90 डिग्री भी बनाएगा? मैंने कहा इस बात की भी हम गारंटी नहीं दे सकते। बनने को बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है? ट्रायंगल डिपेंड करता है कैसा है कि नहीं? तो हम गारंटी नहीं ले पाएंगे कि ये इसको आधा आधा करेगा, कि या इस पे 90 डिग्री बनेगा जाके, है ना, या आधा आधा भी कर रहा और 90 डिग्री भी बना रहा है। तो ऐसे ही मैं अभी कोई बात नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि केवल बात बोली गई है एंगल बाइसेक्टर। तो सवाल पे बहुत ध्यान दीजिएगा कि जब सवाल दिए जाते हैं हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं मानेंगे। जितना बोला गया है अगर उसने बोला एंगल बाइसेक्टर है तो हम केवल एंगल बाइसेक्टर मान के ही चीजें सॉल्व करेंगे, हम अपनी तरफ से चीजें नहीं मानेंगे, ठीक है? चलो इतनी बात क्लियर हुई। किसी को कोई दिक्कत तो लिख लो इन सेंटर के बारे में कि इन सेंटर क्या होता है। सिंपल सा एक लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स का। बस ये डायग्राम बना सकते हैं, बनाना चाहो तो 10 सेकेंड ले दे रहे हैं आपको, 10-15 सेकेंड आराम से बना लो। ओके ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो अब आते हैं, थोड़ी सी आगे की बात करते हैं बेटा। किसकी बात करते हैं? आगे की। ठीक, चलो अब समझो।
अब जब बात आ ही रही है तो मैंने अभी आपको एक बात बता दी थी कि हर ट्रायंगल के लिए जो हमारा इन सेंटर है वो कहाँ बनेगा, इनसाइड। अच्छा, अगर मैं ट्रायंगल्स की बात करूं तो हम लोगों ने कितने टाइप के ट्रायंगल सीखे थे, 7 तरह के। कितने तरह के, 7। उनकी जरूरत अभी हमें पड़ेगी, क्यों पड़ेगी तो पहले मैं बता देता हूं। ट्रायंगल्स हम लोगों ने 3 एक कैटेगरी से, 3 एक कैटेगरी से। यहाँ पर क्या था, एंगल के बेस पे, और यहाँ क्या था, साइड के बेस पे। एंगल पे बेस के क्या था बेटा, बोलो जल्दी से, राइट एंगल जिसको समकोण। दूसरा क्या था, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगला क्या था, ठीक है, और अगला था ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या था बेटा, इसको अधिक कोण बोलते हैं, हिंदी वाले बच्चे भी होंगे। अधिक कोण ये क्या होता है बेटा, न्यून कोणी, और ये क्या होता है बेटा, समकोणी। ठीक, साइड के बेस पर 3 डिवाइड किए थे। सबसे पहले क्या था, इक्विलेटरल। ठीक है, इक्विलेटरल का मतलब समबाहु। ठीक है, ये बता क्यों रहे, क्योंकि अभी हमें जरूरत पड़ेगी। दूसरा क्या था बेटा, स्केलन। स्केलन क्या होता है, विषमबाहु। ठीक है, सारी भुजाएं बराबर। और उसके बाद क्या था बेटा, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस क्या होता है, समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं बराबर। ठीक, चलो इन दोनों को मिला के एक और बनाया था हम लोगों ने। ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या बनाया था, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो और 2 भुजाएं बराबर हो। और बराबर भी कौन सी भुजाएं होती हैं, जिस पर कौन सा डिग्री बन रहा है, 90, यही बराबर हो सकती हैं, क्योंकि ये तो कर्ण हो जाएगा और कर्ण कभी भी किसी साइड के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, राइट एंगल के केस में कर्ण तभी बनता ही है। ठीक है, चलो तो अब इनमें बात आती है, ये जितने भी टाइप के ट्रायंगल लिखे हैं इन सब का इन सेंटर, समरी लिख दे रहे हैं, इन सब का इन सेंटर कहाँ बनता है, इनसाइड दी ट्रायंगल। तो सवाल ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जा सकता, एक बिल्कुल घटिया सा सवाल आ सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा केंद्र है जो हमेशा त्रिभुज के अंदर बनता है, तो टस पूछा जा सकता है। सोचो जब एग्जाम में ये आ सकता है कि एक ये दे दिया था आयत, बोला ये 10 है ये 5 है, बताओ एरिया क्या है, आयत। जब ये सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये क्यों नहीं पूछा जा सकता है ना। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, उसकी कोई वो नहीं है। ठीक है, चलिए हम्म ठीक है भाई, चले अब आगे बढ़े थोड़ी सी। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ बनेंगी, चीजों को समझते हैं। ठीक है, अब एक बात आती है कि चलो ये तो बात हो गई सर, अब बात करते हैं थोड़ी एंगल्स की। किन की बात करते हैं, एंगल्स की। ठीक, अब आपने देखा कि जब ये आई बन रहा है तो यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर ये आया। ठीक है, एक एंगल बाइसेक्टर ये आया, और एक एंगल बाइसेक्टर ये आया। तो आपने देखा कि ये 3 कोण तो दिए थे और एंगल बाइसेक्टर की वजह से आधे आधे हो गए। बात आती है कि यहाँ पर एक एंगल ये, अरे हाँ या ना, एक एंगल ये और एक एंगल ये, तो यहाँ पर 3 एंगल और बने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अगला जो सवाल बन सकता है वो कहाँ पर बन सकता है, इन सेंटर पर बनने वाला एंगल। तो कभी कभी सवाल में केवल इतना भी दिया जाता है और इसको रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, आई से। आई से ही पता चलता है कि इन सेंटर है। सवाल आएगा, कहेगा त्रिभुज ए बी सी में, ध्यान से सुनना, त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए जो है कहेगा 40 डिग्री है, तो एंगल बी आई सी क्या होगा। अब आधे बच्चे परेशान, भैया कि ये सवाल में आई कहाँ है। तो भैया ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आई अगर उसने स्पेशली लिख रखा है, इसका मतलब है कि बी एंगल और सी एंगल के बाइसेक्टर कहां पर मिल रहे हैं, आई पर मिल रहे हैं, और ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। और दिया कौन सा है बेटा, ए दिया हुआ है। ठीक है, हमेशा यही रहेगा, ए दिया होगा तो बी और सी के बाइसेक्टर पूछेगा, बी दिया होगा तो ए और सी का पूछेगा, सी दिया होगा तो। ठीक है ना। अब बात आती है एंगल बनता कितना है। एक तो तरीका होता है कि बाइसेक्टर मान के आप अपनी तरफ से प्रूफ करो चीजों को, या फिर आप डायरेक्टली फॉर्मूले में रख लो।
तो हम देखो फॉर्मूले की तो बाद में बात करेंगे, पहले हम चलते हैं एक इस पे काम करके देखते हैं। क्या ये जो एंगल बी आई सी है, क्या ये रियली सी और बी पर डिपेंड कर रहा है? क्योंकि दिया तो केवल ए ही है, इसका मतलब है इन सेंटर पर बनने वाला एंगल इस ए पर, जब एंगल बाइसेक्टर बी और सी का दिया गया है तो ए पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब बी और सी से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब बी और सी कुछ भी दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर तो। चलो इसको करके देख लेते हैं, आ जाओ। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसने दिया कि ये 40 है, ठीक है, ए दिया है, बी और सी। ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं बेटा, ये थ्योरी है, नहीं तो आप कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, मैं तो पता है, अरे आपको पता है, चीजें समझ तो लो। ये 40 है, इसको कुछ भी मान लेते हैं, कितना मान ले बोलो, जो तुम 80 मान ले, चलो 80 है ये, 40 और 80 120, तो ये कितना बचा 60। अब देखना, एंगल बाइसेक्टर खींचा, आधा आधा हो गया, कितना हो गया 40, एंगल बाइसेक्टर खींचा, कितना हो गया 30। अब आप बताओ ये ट्रायंगल बन रहा है, और ये ट्रायंगल जो बन रहा है तो आप देखेंगे कि 40 और 30 70, और ये एंगल को अगर थीटा मान लें तो आप कहोगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो ये एंगल अपने आप निकल के आ गया कितना डिग्री, 110 डिग्री। क्लियर है? तो या तो आप ऐसे चीजों को कर सकते हो, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि अब हम आ गए उस फेज में कि हमें ये नहीं मतलब है कि आपने किस तरह से निकाला है, उनको आंसर से मतलब है, तो क्यों ना फिर इसके लिए कुछ फॉर्मूले की बात करें। अब कुछ लोग फॉर्मूले को भी इसको, अब देखो ये ए दिया है, इसको आप थीटा करके या बी मान के, तो b/2 b/2, c/2 c/2, फिर तीनों का सम कर देते हैं, क्या होगा थीटा प्लस b/2 प्लस c/2 इक्वल टू 180, a प्लस b प्लस c की वैल्यू 180, a/2 b/2 c/2 की वैल्यू 90, उठा के रख देते हैं, आंसर आ जाता है डायरेक्टली। ठीक है, चाहो तो ये भी कर सकते हो कि फॉर्मूला, जैसे ये एंगल a है, सुनना ध्यान से, मैं इधर समझा रहा हूँ, ये a है, ठीक है, ये एंगल क्या था b और ये क्या था c, b किया तो एंगल बाइसेक्टर की वजह से ये कितना हो गया b/2, इसका बाइसेक्टर ये कितना हो गया, और ये कितना है थीटा, तो थीटा निकालना है, तो थीटा प्लस b/2 प्लस c/2 कितना आएगा बेटा 180, और a प्लस b प्लस c कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी 180। अब ये दोनों बराबर है, तो एक काम करते हैं a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 कर लेते हैं, सबको आधा कर दिया तो 180/2 कितना हो जाएगा 90। अब यहां से बताओ b, ये b/2 प्लस c/2 की वैल्यू कितनी होगी 90 माइनस कितना हो जाएगा 90 माइनस a/2, अरे हाँ या ना। तो अब यहां पर रख देते उठा के, यहां पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा थीटा प्लस 90 माइनस a/2 बराबर कितना 180, 90 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 90, और माइनस वाला प्लस में आ जाएगा, तो ऐसे भी फॉर्मूला निकल आएगा। ठीक है, तो ऐसे ना याद करके आप प्रैक्टिकल पे काम कर सकते हैं। तो अब हमको पता चल गया कि जहां पर भी इन सेंटर वाला एंगल बन रहा है, इसके अपोजिट वाले एंगल से रिलेशन है अगल बगल वाले का, जिनका बाइसेक्टर है उनसे कोई मतलब नहीं है। तो अब इसकी समरी लिख देते हैं सीधे सीधे, क्या लिख देते हैं बेटा समरी। अब समरी क्या है बेटा ठीक है, समरी लिख देते हैं, समरी क्या है, तो मैं ट्रायंगल बना देता हूँ, यहाँ पर नाम दे देते हैं ए बी और सी, यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ आई, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया और इसको मिला दिया। तो अब यहाँ पर 3 एंगल बन रहे हैं बेटा, बोलो, तो मैं लिख रहा हूँ एंगल ए आई बी, क्या होगा एंगल बी आई सी और एंगल सी आई ए। अब बताओ ए और बी के बाइसेक्टर है, तो क्या बचेगा 90 प्लस एंगल कौन सा मिसिंग है c/2। अच्छा यहाँ पर देखो b और c दिया है, क्या मिसिंग है a, तो क्या हो जाएगा 90 प्लस a/2, बहुत बढ़िया। बताओ c और a दिया है तो क्या हो जाएगा 90 प्लस b/2। किसी को कोई दिक्कत, नोट करो जल्दी से, समरी लिख लो केवल, बाकी चीज लिखने की कोई जरूरत है नहीं, दिमाग में बस जाना चाहिए। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बहुत बढ़िया, वैसे भी नहीं होगी, धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग आराम से है ना, खत्म हो जाएगा आज। अभी तो थोड़ा स्लो चल रहा है, थोड़ा अभी स्पीड में हो जाएंगे हम लोग ताकि जल्दी खत्म करें। ठीक है, हटा दे बेटा इसको, लिख गया ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एंगल की बात तो हो गई बच्चा, अब एंगल की बात हो गई है, तो अब बात कर लेते हैं साइड्स की। किन की बात कर लेते हैं साइड्स की। अब साइड्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं,
साइड से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, थ्योरम्स, बहुत सारी चीजें बनती हैं, ठीक है, उनको हम लोग देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं अगले कंसेप्ट की तरफ लेके चल रहा हूँ, सारी चीजें भी लिखे हुए भी है, मिल जाएंगी। जैसे मैंने ये लाइन खींची, ठीक है, सुनना ध्यान से, मैंने कहा ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और इसको 5 नहीं कह रहे हैं हम, इसको कह रहे हैं 6 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, ऐसे एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये इसको आधा आधा कर रहा है, नाम दे दें ए बी सी, और इस पॉइंट को दे देते हैं डी। तो ए डी जो है वो एक एंगल बाइसेक्टर है, तो पूछ रहा है कि बी डी की लंबाई क्या होगी, फाइंड द लेंथ ऑफ बी डी, ये पूछ सकता है। फाइंड द लेंथ ऑफ डी सी, ये पूछ सकता है, डी सी, ये दोनों चीजें पूछ सकता है। इसका मतलब बात हो रही है कि जो एंगल बाइसेक्टर आ रहा है जिस भी शीर्ष से, उस शीर्ष के सामने वाली साइड को किस अनुपात में विभाजित करेगा, यही तो है ना। क्योंकि भाई पूरा तो हमको पता है कि 6 सेंटीमीटर है, अब आधा आधा तो करेगा नहीं, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो केवल एंगल को आधा करता है, किस रेशियो में डिवाइड करेगा अब उसकी बात कर रहे हैं। तो भैया एक कंसेप्ट है, क्या है ये कंसेप्ट, कंसेप्ट क्या होता है जरा समझना करने की कोशिश करते हैं। चलिए बना लेते हैं ट्रायंगल को फटाफट जल्दी से। बाकी तुम लोग खुद ही समझदार हो, इतनी जल्दी कर समझ जाते हो, ए बी और सी, ठीक है। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने की साइड स्मॉल बी, सी के सामने की साइड स्मॉल सी, ठीक है, पूरी लेंथ है ये। अब मैंने क्या किया, यहां से मैं एंगल बाइसेक्टर खींच रहा हूं ऐसे, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है, कोण आधा आधा हो गया है। अब जब ये हो गया है तो इसको किसी अनुपात में डिवाइड करेगा, किस अनुपात में डिवाइड करेगा उसकी बात करते हैं। दूसरा, अगर यहां से भी एंगल बाइसेक्टर खींचे तो इसको कुछ रेशियो में डिवाइड करेगा, यहां से करेंगे तो कुछ रेशियो में डिवाइड करेगा। तो रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। ये जो रेशियो है बी से, अगर इस पॉइंट को डी मान ले, क्या मान ले, डी, तो फिर क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा। पहले बात समझो, ये जो सी है, ये पूरी लेंथ सी है, तो ये जो लेंथ होगी वो सी यूनिट होगी, कितने यूनिट होगी। और अगर ये बी लेंथ है, मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो इसको हम मानते हैं बी यूनिट, क्या मानते हैं, बी यूनिट। बात क्लियर है, ये सी यूनिट और ये बी यूनिट, इसका मतलब बी प्लस सी यूनिट की बात कर रहे हैं, ध्यान देना, अभी एग्जांपल लेंगे। और ये वैल्यू किसके होगी, ए के, सेंटीमीटर कह देते हैं इसको, ठीक है। तो यूनिट और सेंटीमीटर में डिफरेंस है। अच्छा, बी प्लस सी यूनिट बराबर ए सेंटीमीटर, तो सी बराबर निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे इधर भी निकाल सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे उसने बोला कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये कितना 4 सेंटीमीटर, ये कितना लिया था 6। एंगल बाइसेक्टर हमने कहा था खींच देते हैं, ठीक है, ये बी, ये डी, और ये सी, और ये ए। उसने कहा बी डी चाहिए हमको, तो अब बी डी तो हमें पता है ये कितना है, 3 है तो 3 यूनिट, और ये कितना है 4, तो ये 4 यूनिट, 4 और 3 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर। एक यूनिट की वैल्यू 6/7 सेंटीमीटर। हमको चाहिए बी डी, कितना यूनिट है 3, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18/7। 4 यूनिट की वैल्यू, बोलो कर पाओगे भैया, कोई दिक्कत, नोट करो इसको भी, तो इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा इधर वाला बताना, अगर मैं यहां से खींच दूं तो ये लेंथ कितने यूनिट होगी, जल्दी बोलो, ए यूनिट, और ये वाली सी यूनिट, अरे हाँ है ना। ऐसे मैं इधर से अगर एंगल बाइसेक्टर खींच देता तो फिर ये वाली लेंथ ए यूनिट और ये वाली लेंथ बी यूनिट, अरे हाँ है ना, हो जाएगा। तो जिस जहां से भी एंगल बाइसेक्टर खींच रहे हो, ध्यान दो, जैसे मैंने ये खींचा तो जो इसका और इसका अनुपात होगा वही अनुपात इसका और इसका होगा, ठीक है। जो अनुपात इसका और इसका होगा, मान लो अगर ये x और y सेंटीमीटर है तो ये x यूनिट और ये y यूनिट होंगे। लेकिन हाँ शर्त यही है कि ये लाइन क्या होनी चाहिए, एंगल बाइसेक्टर क्या होनी चाहिए। अभी एक सवाल मिला भी था, हम लोग शायद कल या परसों कर रहे थे, है ना, तो नोट करो इसको जल्दी से। चलो इसको लिखे हुए फॉर्म में दिखा देते हैं आपको, ठीक है। जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये रहा, ये तो परिकेंद्र है,
इन सेंटर पर लेके चलते हैं आपको, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर देख लो, इसको आराम से पॉज करके लिख लेना, ठीक है। अभी देख लो क्या है, कह रहा है अंतःकेंद्र क्या है, त्रिभुज के आंतरिक कोणों के समद्विभाजक का क्या बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु ही क्या कहलाता है, अंतःकेंद्र। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। अभी आर की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आर कैसे निकालते हैं अभी इसकी बात करेंगे, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में कैसे निकलता है उसकी बात करेंगे। यहाँ पर देखो एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर मिल रहा है, आई है, और यहाँ एक सर्कल बन रहा है, क्या बन रहा है, सर्कल। इस सर्कल की बात करेंगे कि ये सर्कल क्या है। इस सर्कल को कहा जाता है, चलो ये बता ही देते हैं, इस सर्कल को कहा जाता है इन सर्कल। क्या कहा जाता है, इन सर्कल। इसको कहा जाता है अंतःवृत्त। क्या कहा जाता है, अंतःवृत्त। और ध्यान देना, ये लाइन नहीं बेटा, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी इसको कहा जाता है स्मॉल आर। क्या कहा जाता है, स्मॉल आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब बच्चे यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन लेके बैठे रहते हैं। क्या लेके बैठे रहते हैं, जैसे कहाँ गए हम लोग, परिकेंद्र है, परिकेंद्र छोड़ो, ये भी हो गया, ये हुआ अंतः केंद्र है ना, ये केंद्र है, यही है, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं एक चीज समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे कि आपने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये ट्रायंगल बनाया ए बी और सी, ओके। अब आपने क्या किया, एंगल बाइसेक्टर खींचा। इस वाले का एंगल बाइसेक्टर कुछ इस तरह से आएगा, इस वाले का एंगल बाइसेक्टर कुछ इस तरह से आएगा, और इस वाले का बाइसेक्टर कुछ यहाँ से होकर गुजरेगा, ये आएगा, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर तीनों जहां पर मिल रही है क्या है, आई। अब कुछ लोगों को लगता है कि जब हम इसके अंदर सर्कल बनाते हैं, हम इस तरह से, इस तरह से ऐसे टच करता हुआ ऐसे, तो कुछ लोगों को लगता है कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये रेडियस है। भैया ये रेडियस नहीं है। यहां से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, दिस वन, ठीक है, ये वाली सेंटर से ये वाली डिस्टेंस रेडियस का काम करेगी, क्योंकि बाहर से एक टेंजेंट, याद है सर्कल की प्रॉपर्टी, टेंजेंट अगर जा रही है और सेंटर से मिला दिया जाए तो कितना डिग्री, 90। तो वो चीज भी ध्यान देनी है कि यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए, ये होती है स्मॉल आर। क्या होती है, स्मॉल आर। इसको कहा जाता है बेटा इन रेडियस। क्या कहा जाता है, इन रेडियस, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, ठीक है। और ये क्या होता है बेटा, इन सर्कल, ठीक है। चलो अब बात आती है अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालते कैसे हैं। तो जब भी स्मॉल आर निकालना होता है तो एक फॉर्मूला होता है बेटा, डेल अपॉन में एस, जहाँ डेल का मतलब होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, वेरी गुड, और एस का मतलब बेटा सेमी पेरीमीटर। इंग्लिश वाले बच्चे पर तो दिक्कत नहीं है। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है बेटा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब हिंदी में लिख देते हैं अर्ध परिमाप। इसका मतलब अर्ध परिमाप एस की वैल्यू अगर निकालनी है तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 करो, और ये तो एरिया ही लिखा है, एरिया निकालना है, एरिया ट्रायंगल का निकलेगा। ऐसे हम लोगों का स्मॉल जो आर है वो निकलता है, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला लिखा है, दिस इज फॉर एनी ट्रायंगल, ये कोई भी ट्रायंगल दिया हो, इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो उसका इन रेडियस निकल आएगा। क्या निकल आएगा, इन रेडियस निकल आएगा, ठीक। लेकिन फिर बात आती है कि कुछ जैसे जैसे हम लोग अलग अलग ट्रायंगल्स की बात करते हैं तो इन रेडियस निकालने के कुछ और भी तरीके बन के आ जाते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये यूनिवर्सली करेक्ट होता है, तो अगर ये याद रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक। अदर फॉर्मूले भी बनते हैं, वो कैसे बनेंगे उस चीज के बारे में जानेंगे अभी हम लोग, ठीक है। चलो फिलहाल इसके बारे में लिखना चाहो तो लिख लो, स्मॉल आर बराबर होता है, और ये चीज लिख लेना, दिस इज फॉर एनी ट्रायंगल। ये फॉर्मूला किसी भी ट्रायंगल में काम करेगा, इवन ट्रायंगल तो छोड़ो, ये क्वाड में भी काम करेगा। क्वाड छोड़ो, एनी पॉलीगन, अब यहाँ लिख ही लेना, एनी पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब समझ रहे हो ना, बहुभुज, कोई भी बहुभुज दिया हो, 3 भुजाओं का, 4 भुजाओं का, 5 भुजाओं का, सब में वही काम करेगा। बस पेरीमीटर पर ध्यान देगा। चतुर्भुज में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2, पंचभुज में पांचों भुजाओं का योग प्लस बटे 2 आधा, ठीक है। तो पेरीमीटर पे थोड़ा ध्यान देना, बाकी चीजें बन जाएंगी। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो तो स्मॉल आर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ। तो स्मॉल आर का फॉर्मूला लिखा है डेल अपॉन एस, डेल का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल और बटे में अर्ध
परिमाप। ठीक है, अब यहाँ पर देखो समबाहु त्रिभुज के बारे में लिखा है। इसके बारे में लिखा है समबाहु त्रिभुज। अच्छा, अब समबाहु त्रिभुज हमने कहा है कि जितने फॉर्मूले बन रहे हैं सब इसी से बने हैं। अब कुछ लोग अगर मानने को तैयार नहीं है तो चलो देखो जरा, आ जाओ। स्मॉल आर बराबर फॉर्मूला क्या है, एरिया। अच्छा, समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, मैं समबाहु के लिए लिख रहा हूँ। समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, बटे में पर अर्ध परिमाप, परिमाप कितना होगा 3a। अरे बोलो ना, तो अर्ध परिमाप कितना होगा 3a/2। अब कर लें सॉल्व तो क्या हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि √3/4 ए स्क्वायर अपॉन में ऊपर 2 चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 3a। देखो a से a कट गया, 2 से 2 आ गया इधर, 3 से √3 आ गया और यहाँ पर बच गया a और बच गया 2√3। अरे हाँ है ना, और a का मतलब क्या है, साइड ऑफ इक्विलेटरल, अरे हाँ है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो भैया समबाहु के लिए स्पेशल बन गया कि समबाहु त्रिभुज में अगर इन सर्कल का रेडियस निकालना है, स्मॉल आर निकालना है, तो डायरेक्टली लगा सकते हैं साइड अपॉन में 2√3। कर पाओगे, नोट कर लो इसको भी। मैं तो कह रहा हूँ याद रहेगा तो ठीक है, नहीं याद रहेगा तो ये फॉर्मूला तो लगा ही लेंगे, बस ये कैलकुलेशन बच जाएगी अगर याद रहेगा तो। यहाँ तक बताइएगा, कोई दिक्कत? सही चल रहा है सब? कोई दिक्कत? चले आगे बढ़े बेटा। अब क्या मौज वोज कर ही नहीं सकते अपनी क्लास में, दिक्कत तो यही है, क्या मौज करे बेटा, फालतू बातें करने से अच्छा है कि पढ़ाई कर लो, है ना। देखो क्या लिखा है, साइड अपॉन में 2√3। बस साथ में करते चलो, कॉपी पेन लेके अपने आप समझ में आएगा कि चल क्या रहा है और क्या चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ी बोरिंग हो सकती है क्लास, बोरिंग के साथ साथ एक चीज याद रखना, जो चीज बोरिंग होती है, खराब लगती है, अक्सर वही चीज इंपॉर्टेंट होती है। जैसे दवाएं अच्छी लगती है, मन से तो कोई नहीं खाता है, बस मजबूरी में खा लेता है, लेकिन ठीक उसी से होता है ना। तो यही चीज इसके साथ भी है, जो चीज तुम्हें बोरिंग लग रही है ना, जो अजीब लग रहा है, खराब लग रहा है यार ये सब, और देख लेना वही चीज पूछा जाता है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि तुम यहाँ पर बोर हुए थे और तुमने ध्यान नहीं दिया था यहाँ पर, इसीलिए हर छोटी सी बात को वहां पर पूछ लेगा, है कि नहीं, क्यों देवा? सही है ना। चलो तो आगे बढ़े थोड़ा सा, तो ये चीज क्लियर हो गई। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, एंगल देख लिया था, साइड का रेशियो देख लिया था जिस रेशियो में डिवाइड करता है। अब यहाँ पर और भी चीजें बनती हैं, क्या क्या बनती हैं जरा उसके बारे में भी देखते हैं। देखो ये चीज भी लिखी है कि त्रिभुज का जो अंदर होता है सदैव, सदैव का मतलब समझ रहे हो, ऑलवेज। ठीक है और एक चीज कह रहा है अंता केंद्र जो है भुजाओं की त्रिभुजों की तीनों भुजाओं से। अच्छा अभी एक बात बताओ, तीनों भुजाओं का मतलब समझ रहे हो, जैसे हमने ये बनाया, ठीक है, और यहाँ से एंगल बायसेक्टर खींचा, यहाँ से भी एंगल बायसेक्टर खींचा, और यहाँ से भी एंगल बायसेक्टर, ओके। अब कह रहा हूँ ये आई है, और ये कह रहा है कि तीनों भुजाओं से दूरी बराबर है। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ से मिनिमम डिस्टेंस ले, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें और यहाँ से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें, तो आप बताओ अगर ये आर है, ये आर है और ये भी आर है, और सम दूरी पर बनने वाला जो लोकस होता है, पथ होता है, क्या वही सर्कल नहीं होता? तो ये जो बात लिखी हुई है एक्चुअली ये सर्कल के लिए ही लिखी हुई है। जो मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना कि समदूरस्थ है, इक्वल, इक्वल का मतलब वो रेडियस की ही बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, रेडियस की ही बात कर रहा है। चलो अब कह रहा दी गई आकृति में आई अंता केंद्र है, आई अंता केंद्र बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, अब डायग्राम तो नहीं बनाएंगे। चलो अब यहाँ पर देखो बना हुआ है, उसको देखने से अच्छा है कि मैं चीजें बता चुका हूँ। क्या दिया है बेटा, बी और सी, तो क्या हुआ a/2, बीच में क्या रहेगा प्लस, ए और सी दिया है तो क्या हो जाएगा b/2, ए और बी दिया है तो c/2, ये मैं करा चुका हूँ आपको, ये चीजें बता चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अगला क्या ये वाला जो कंसेप्ट है इसको मैं समझाता हूँ, ठीक है। इसको समझाने के लिए आइए हम थोड़ा सा आपको लेके चलते हैं, क्योंकि देखो चीजें जब समझ जाओगे ना बेटा तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा।
आ जाओ इधर करते हैं, ठीक है। सुनना ध्यान से, ए बी सी, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर खींच ले यहाँ से, एंगल बाइसेक्टर नीचे तक ले जा रहा है, इसको मान लिया डी, और ये अल्फा अल्फा। यहाँ से भी एक एंगल बाइसेक्टर खींच लिया, ठीक है, इसको बीटा और बीटा मान लेते हैं। दोनों कहाँ पर मिलेंगे, आई पर, और इसको कह देते हैं ई। यहाँ से भी मैंने एक एंगल बाइसेक्टर खींचा जो इसी से होकर गुजरेगा, हाँ है ना, ठीक है। तो ये हो गया गामा और ये गामा, और इसको मान लेते हैं एफ। तो अब आप देख रहे हो कि अंदर लाइनें बनती हुई नजर आ रही हैं। क्या बनती हुई नजर आ रही हैं, लाइनें, कुछ लाइंस बनती नजर आ रही हैं। इसका और इसका रेशियो तो हम लोगों ने सीख लिया था कि जब एक लाइन आएगी तो इसको और इसको अनुपात में, एस अनुपात में बांटेंगे। भाई जो साइड ये होगी, जो साइड ये होगी, वही ये अनुपात होता है। तो ये लाइन इसको तो बांटने का ठीक है, इसको बांटने का ठीक है, ये भी बांटने का ठीक है, पता है। लेकिन बात आ रही कि आई से मिलने के बाद ये जो एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन है, एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन है, ये भी तो दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है। अब बात आती है ये जो दो हिस्सों में डिवाइड हो रही, ये किस रेशियो में होगा। भाई ये रेशियो निकाल लिया था, ये रेशियो पता चल गया था। अब ये वाला रेशियो कैसे निकलेगा, क्योंकि पूछने को तो कहीं से भी पूछ सकता है। तो इनके बारे में जानने के लिए चलो थोड़ा सा काम करते हैं। पहले तो बताओ, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, ठीक है, ध्यान से सुनना। सी के सामने बेटा स्मॉल सी, और बी के सामने स्मॉल बी, पूरी लेंथ, ठीक। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, डायरेक्ट याद हो जाएगा आपको। अगर मुझे ए से आई और आई से डी, इन दोनों साइड्स की लेंथ पता चल जाए तो रेशियो में डिवाइड कर दें। या ऐसा कह सकते हो कि अगर हमें इनका वो पता चल जाए रेशियो, तो भी काम चल जाएगा। बाद में लेंथ दी होगी तो निकाल लेंगे, लेंथ निकालना भी सिखाएंगे अभी, ठीक है। सीबियन थ्योरम लगाते हैं एक, तो उसको भी सिखा देंगे। लेकिन फिलहाल अभी ये समझते हैं कि अगर कभी मान लो केवल रेशियो ही पूछ ले कि ए आई से आई डी का रेशियो बताओ, या मान लो कभी आपसे पूछ ले कि बी आई से आई ई का रेशियो बताओ, बी आई से आई ई का रेशियो बताओ, या कभी आपसे पूछ ले सी आई से आई एफ का रेशियो बताओ, तो भैया ये कैसे निकलेंगे, है ना। तो इनको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक चीज समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। यहां से मिलने के पहले ये ऊपर था, तरीका है याद करने का, और ये पार्ट क्या है, नीचे का है। नीचे का है तो ये नीचे साइड क्या है, ए, तो ये होता है ए यूनिट, अरे हाँ या ना। और ऊपर की साइड है, तो अब कहोगे ऊपर की साइड दो भुजाएं लिखी हैं, सी और बी, तो ये वाला जो होता है ये बी प्लस सी यूनिट होता है। अब रेशियो निकाल दें तो ए आई और आई डी का रेशियो क्या बनेगा, तो ए आई बनेगा बी प्लस सी और इसका रेशियो बनेगा ए। क्लियर है मेरी बात। ऐसे ही जरा बच्चा बता सकते हो क्या बी आई और आई ई का रेशियो क्या होगा, तो ये वाला साइड में ए प्लस सी, तो ये आ जाएगा ए प्लस सी रेशियो, इधर क्या आ जाएगा बेटा बी, इधर का बता दो बच्चा, ए प्लस बी और रेशियो सी। अब चाहो तो यहां भी ट्रिक देख सकते हो, देखो ए दिया था तो बी और सी आया, बी दिया था तो ए और सी आया, और जब सी दिया था, ऐसे भी चीजें देख सकते हो, सिस्टम से चलती हैं सारी चीजें। कर पाओगे ये रेशियो निकालना सीख गए। चलो इसी रेशियो के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, कहाँ गया, आ जाओ, ये देखो, ए आई से आई डी का रेशियो, बी प्लस सी रेशियो ए, बी आई तो बी दिया था तो ए प्लस सी हो गया बी के साथ रेशियो, सी दिया था तो ए प्लस बी का रेशियो सी के साथ। क्या वही चीज लिखी है, हाँ, लेकिन ध्यान देना ए डी बी ई सी एफ किसके बाइसेक्टर है, एंगल ए बी और सी के बाइसेक्टर है। इसी चीज को मैंने आपको यहाँ किस फॉर्म में दिखा दिया है, इस फॉर्म में। अब इसको चाहो तो बना लो, 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बना लो, फटाफट आगे बढ़ते हैं। बातें नहीं, अच्छा कर लो।
हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? लिख गया बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा जनरलाइज्ड फॉर्म है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। अब चाहो तो मैं एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ, ठीक है, चाहो तो, और चाहो तो आगे बढ़े थोड़ा सा। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि मैं इनको साइड दूंगा फिर आपसे रेशियो पूछूंगा, तो भाई अब तो तुम कर ही लोगे ना, तो इसमें कोई मतलब नहीं है। चलो थोड़ा आगे लेके चलते हैं। तो ये क्लियर हो गया? ये देखो, ये किसके लिए दिया है बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, जो ये इन सेंटर बनता है, ठीक है, स्मॉल आर बराबर, एक तो फॉर्मूला वही होता है बेटा, डेल अपॉन में एस, क्या होता है, डेल अपॉन एस। लेकिन अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल दिया है तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, P प्लस बी माइनस एच और बाई टू, P प्लस बी माइनस एच बाई टू, मतलब लंब प्लस आधार माइनस कर्ण और बटे में 2, ये लिखा हुआ है। इन रेडियस निकालने का एक तरीका ये भी है, ये स्पेशली फॉर, बोलो, यस स्पेशली फॉर राइट एंगल, है ना। चलो, और ये किसके लिए होता है? यूनिवर्सली करेक्ट है ना, तो ये भी लगा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बट उससे थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, एक दो स्टेप बच जाएंगे आपके, है ना। तो हर सेकंड का महत्व होता है, इसीलिए चीजें बताई जाती हैं इसमें, ये जो छोटी छोटी चीजें बनाई जाती हैं ये इसीलिए बनाई गई ताकि आप एक सिंप्लीफाइड फॉर्म निकाल लो, ताकि उसको यूज करके आप टाइम बचा सको। बाकी फॉर्मूले तो लगते ही हैं, ठीक है। चलो, किसी को दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं। चलो, अभी यहाँ पर क्या है, एक चीज और आती है हाइट्स के बारे में। किसके बारे में बेटा? हाइट्स के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइड दी है तो हमने निकालना सीख लिया है, अरे हाँ या ना। तो ये वाला तरीका लगा लो, ये वाला तरीका लगा लो, या और कोई लगा लो। मान लो कभी ऐसा आ जाए कि भैया त्रिभुज में साइड्स ना दे, साइड्स ना दे, और आपसे क्या पूछ ले, आर पूछ ले। वैसे तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल अपॉन एस। एक और फॉर्मूला पढ़ा था साइड अपॉन में 2√3। एक और फॉर्मूला पढ़ा P प्लस बी माइनस एच बाई टू। तीन फॉर्मूले पढ़ लिए, लेकिन हर जगह हमें रिक्वायर्ड थी क्या, साइड। अब मान लो साइड्स दे ही ना, तो अब आप कहोगे साइड नहीं देगा तो पूछेगा ही क्यों, तो पूछेगा बेटा, बस ध्यान देना, यहां से एक परपेंडिकुलर खींचेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हाइट कहा जाता है, तो इसको नाम दे देगा h1। यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा और इसको नाम दे देगा h2, और यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा और इसको नाम दे देगा h3। इसका मतलब है इफ हाइट्स आर गिवन, अगर हाइट्स दे दी गई है तो क्या, और हाइट्स कौन कौन सी, h1 h2 और h3, तो फिर r कैसे निकलेगा। तो r निकालने का जो फॉर्मूला होता है भैया, अगर ये नहीं पता है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा निकालना। हम ये नहीं कह रहे निकल ही नहीं सकता, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 1/r बराबर 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये दिया हुआ है, ठीक है। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, कि यदि हाइट्स दी गई हैं, क्या दी गई बेटा, हाइट्स, तो अब हमारे पास समरी तैयार होना शुरू हो रही है। क्या तैयार हो रहा है, समरी, ठीक है। कि आर निकालने के लिए हमने चार फॉर्मूले देख लिए, अब कितने हो गए हमारे पास, चार। कौन कौन सा, एक तो ये यूनिवर्सली सही है, ये कौन सा है, समबाहु के लिए, इक्विलेटरल के लिए, ये कौन सा है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, और ये कब लगाते हैं, जब हाइट्स दी जाती हैं, ठीक है। तो अब अगर इन रेडियस से लेके कोई सवाल आया तो मुझे नहीं लगता है कि आपसे हो नहीं पाएगा, है ना। सिंपल है भैया, अभी भी अगर तुम नहीं निकाल पा रहे हो तो भूल ही जाओ फिर तो, है ना, फिर सस्सी सस्सी क्या है। चलो, यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत? हम कह रहे हैं हम हर पॉइंट तुम्हारा करा देंगे बेटा, कुछ छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये करा ही चुके हैं बेटा, और अरे इसकी बात बाद में करेंगे, फिलहाल आ जाओ पीछे चलते हैं, कुछ मिस होता नहीं हो रहा है। ये हो गया, ये वाला भी हो गया, ठीक है। चलो थोड़ा सा अब आगे लेके चलते हैं।
ये हो गया है हमारा, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, ये भाई साहब खतरनाक है, देखो यहाँ भी आर निकालना है, ठीक है। और ये जो एक्स वाई जेड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भैया प्री के लिए तो बिल्कुल नहीं आता है बेटा, सीधा सीधा समझ लो, ये जो कंसेप्ट है ये स्पेशली फॉर मेंस। अब लेकिन देखो भैया सवाल में लिखा तो होता नहीं कि मेंस में आएगा, और हर सवाल आसान भी नहीं होता। अगर 25 सवाल 30 सवाल जो भी पूछे जा रहे हैं तो उनमें 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं जिनमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया जाएगा या थोड़ा सा प्रॉब्लम दी जाएगी ताकि आप अपना दिमाग और लगा सको, ठीक है। तो ये जो सवाल है, ये जो पैटर्न लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट पैटर्न है। पहले इसका पैटर्न को समझ लेते हैं क्या है, कहे क्या रहा है, इस बात को समझो। जैसे हमने मान लो एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ट्रायंगल का नाम दे दिया हमने ABC। अब ट्रायंगल के अंदर आपने एक सर्कल बनाया, सर्कल का मतलब क्या होगा, तीनों भुजाओं को टच कर रहा है। भाई टच करेगा तभी तो बनेगा इन सर्कल। तो इस सेंटर को क्या मान लिया हमने, आई। अब आपको पता है कि यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस, आर होता है। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर होता है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर होता है। अब इतना तो जान लिया। अब जहां जहां पर भी सर्कल टच कर रहा है, हम ये नहीं कह रहे परपेंडिकुलर डिस्टेंस टच कर रही, नो, जहां पर भी सर्कल टच कर रहा है, जैसे सर्कल यहाँ पर टच कर रहा है, इसका सर्कल यहाँ टच कर रहा है, जरूरी नहीं परपेंडिकुलर पे हो, यहाँ कर रहा है। तो अब अगर पूरी लेंथ, वैसे हमें पता है कि ये वाली क्या होती है, इस ए, ये क्या होती है बेटा बी, ये क्या होती है सी। लेकिन ए बी सी ना देखे, इस बार क्या कहेगा कि जैसे मान लो हमने यहाँ से ऐसे खींचा, तो यहाँ से जहां से टच कर रहा है वहां से ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, कहने का मतलब जैसे यहाँ पर टच कर रहा है, ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस x, तो ये वाली डिस्टेंस भी x होती है। अब ये कैसे होती है भैया, तो आप लोगों ने सर्कल में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं थोड़ा बता देता हूँ कि अगर सर्कल के बाहर आप दो टेंजेंट्स खींच दो जो एक दूसरे को बाहर P पर मिल रही हैं, तो जहां पर भी टच करती हैं टेंजेंट्स तभी कहा जाता है। तो ये वाली जो लेंथ होती है और ये वाली जो लेंथ होती है क्या होती है, बराबर होती है। तो सर्कल के बाहर अगर जो टेंजेंट्स मिल रही हैं, तो आप देखोगे सर्कल के बाहर एक टेंजेंट दो टेंजेंट यहाँ मिल रही, तो यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस क्या होगी, बराबर। अच्छा फिर देखो यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस, तो ये क्या मान ले, वाई वाई। और यहाँ से भी एक बन रहा है, दिस वन दिस वन और दिस वन, तो ये भी बराबर होंगे और इसको क्या मान ले, जेड और जेड। मान लो इस बार वो ए बी सी ना देखे, क्या दे दे बेटा, एक्स दे दे, वाई दे दे और जेड दे दे। मतलब एक भुजा ये दे दे, एक भुजा ये दे दे और एक भुजा ये दे दे। तो निकालने को आप निकाल सकते हो। अगर ये इसके मान लो इसने 3 दिया तो ये भी 3 हो जाएगा, 3 और 4 कितना, 7 हो जाएगा। अब ये 3 दिया है, अब ये 4 है तो ये भी हो जाएगा 4, ये हो जाएगा। अब ये दिया है तो इतना ये हो जाएगा। निकालने को साइड निकल आएंगी, साइड निकल आएगी, फॉर्मूला लगा लेना, आ जाएगा। हम ये नहीं कह रहे नहीं लगेगा, ठीक। लेकिन अगर मान लो केवल इतना ही दिया हो तो आर निकालने का एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, अंडर रूट के अंदर जो एक्स वाई जेड तीनों भुजाएं दी है उनका मल्टीप्लाई और अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। और एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड जो है वो क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। तो बना लीजिए इस पॉइंट को, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, ऐसा कुछ यूनिक नहीं है, बस उसको ब्रेक करके दिया गया। जब पहली बार आएगा तो हो सकता है तो आप देखोगे कि ये याद रहा तो आप डायरेक्टली लगा पाओगे, नहीं तो फिर आपको एक थ्योरम ये लगानी पड़ेगी और ये लगा के फिर साइड्स निकालोगे। जब साइड निकल आएंगी हमारे पास तो फिर आर बराबर क्या लगाते हैं, डेल अपॉन में एस, ये वाला लगा लेंगे, क्योंकि ट्रायंगल के बारे में तो पता नहीं है ना, कि समबाहु है कि विषमबाहु है कि समकोण है। तो सिंपली फिर यही फार्मूला लगाओगे, फिर एरिया निकालोगे, एरिया निकालने के लिए फिर आप हेरॉन्स फार्मूला लगाओगे, आया ना। तो भैया तो वो एक लेंदी मेथड हो जाएगा, हम नहीं कह रहे नहीं आ सकता, आ सकता है, इतना कठिन भी नहीं है। थोड़ा अगर कैलकुलेशन कराएगा, अगर बेसिक मेथड से जाओगे तो जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो नोट करिए इसको, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। देवा कठिन तो नहीं लग रहा है चलिए, आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कठिन तो नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अभी इन सेंटर ही चल रहा है, लेकिन ध्यान दो इन सेंटर ही सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है। मैं आपको बता, इन सेंटर के बाद सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है सेंट्रॉइड, इन्हीं दो से ज्यादा सवाल बनते हैं। ऐसा नहीं कि ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर आता ही नहीं, आता है, उनसे भी आता है।
ठीक है, बट इससे ज़्यादा कंसेप्ट्स बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से बनती हैं। तो यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत? आगे बढ़े बच्चा। चलो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें कितना लिखा हुआ है। ये स्पेशल केसेस है। क्या है बेटा? स्पेशल केसेस। लिखना चाहो लिख लो, वैसे मैं इसको रिकमेंड तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब डाला है मैंने स्लाइड में तो लिख सकते हो। अब ये है क्या? ये स्पेशल केस है। स्पेशल क्या है? आप देखोगे कि ABCD एक क्वाड है केवल। कौन सा क्वाड है? अब ये मत देखने लगना कि स्क्वायर स्क्वायर बना हुआ है, क्वाड है। और एक विकर्ण मिलाया है आपने ऐसे, तो एक ये त्रिभुज बन गया इधर को, और एक त्रिभुज बन गया इधर को। ठीक है, एक सर्कल यहाँ है, एक सर्कल यहाँ है। ठीक है, और दोनों सर्कल के बाद जहां पर सर्कल को टच कर रहे हैं, इसने इसको टच किया, तो ये वाली लेंथ है, दोनों सर्कल को टच करने वाली लेंथ। अगर पेपर में आ जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सवाल को निकालना और करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो जब कभी ये निकालना है तो बस ध्यान देना, ये साइड A अलग दे रखी है और ये साइड B। इसका मतलब अगर ये आयत होता तो ये A था, तो ये भी A होना चाहिए था। इसका मतलब ये आयत नहीं, किसी भी ट्रैच चतुर्भुज के लिए लगेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? अपोजिट साइड्स का सम माइनस अपोजिट साइड्स का सम, और करने के बाद कितने से भाग कर दो? 2 से, बस। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ समरी। क्या है बेटा? अपोजिट साइड्स का सम माइनस दूसरे अपोजिट साइड्स का सम। ठीक है, दूसरे अपोजिट साइड्स का सम, वेरी इंपॉर्टेंट, का सम योग, और दोनों का अंतर का क्या कर देंगे? 2। और ये लेंथ आ जाएगी P और Q, और ये PQ लेंथ वही है जो दोनों सर्कल को टच कर रही है। और ये PQ जो है विकर्ण को, विकर्ण का लाइन सेगमेंट है। क्या है बेटा? विकर्ण का लाइन सेगमेंट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हम मिला रहे हैं, तो ये एक लाइन सेगमेंट हो गया है। तो ये लाइन सेगमेंट है, और PQ जो विकर्ण का है, और इस विकर्ण में PQ, और PQ कर क्या रहा है? ये सर्कल्स को टच कर रहा है, सर्कल्स को टच कर रहा है। ठीक है, टेंजेंट्स, या ये भी कह सकते हो कि विकर्ण एक टेंजेंट है दोनों सर्कल पर। तो जहां जहां से टच कर रहा है, P और Q पर टच कर रहा है, तो PQ की लेंथ पूछता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हमें करना क्या होगा? बस अपोजिट साइड्स का सम, अपोजिट साइड्स का सम, दोनों का अंतर ले लेना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर A+B से ही C+D घटाया जाएगा क्या? भैया जो बड़ा होगा, क्योंकि लाइन कभी नेगेटिव तो होगी नहीं, है ना? तो इतना थोड़ा कॉमन सेंस रखना। ठीक है, इसीलिए मैंने अंतर बोला है, तो इस चीज को भी कर लेना। ये एक इंपॉर्टेंट स्पेशल केस है। और ये भी देखो स्पेशल केस में आ रहा है। मैं सारे कंसेप्ट करा दे रहा हूँ, छोड़ नहीं रहा हूँ कुछ भी। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। आगे बढ़े, एक और, अभी खत्म नहीं है। ठीक है, दूसरा स्पेशल केस, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। CDS को तो फेवरेट है भैया, ये CDS कई बार पूछ चुका है ये सवाल, CDS। अब पहले कंडीशन समझो क्या है। कंडीशन कह रहा है कि एक एंगल हमने बना रखा है। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक एंगल बना रखा है, और इस एंगल के अंदर बनने वाले हमने 2 सर्कल्स ड्रॉ किए। ठीक है, 2 सर्कल, एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल, इस तरह से मैंने 2 सर्कल ड्रॉ किए। फिर क्या किया? इस पॉइंट से, जहां से ये 2 रे जा रही हैं, इस पॉइंट से मैंने इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, ऐसे ऐसे, जो इनके केंद्रों से होकर गुजर रहा है। केंद्रों से ही जाएगा भाई, बीचों बीच फंसा हुआ है तो। ठीक है, तो ये जो लाइन है वो एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन है। ठीक, अब इस वाले सर्कल की रेडियस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1 मान ले, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस R2 मान ले। तो रेडियस है R1 और R2। सर्कल, छोटा सर्कल बड़ा सर्कल, तो भैया छोटा सर्कल और बड़ा सर्कल। अब इस एंगल को मान लेते हैं पूरा थीटा था, या पूरा 2 थीटा मान ले, तो ये एंगल मान लेते हैं थीटा और थीटा में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो जो R1 और R2 का रेशियो है, रेशियो R1 R2 नहीं, R1 R2 निकालने के लिए तो पाइथागोरस 90 डिग्री कर्ण का काम करेगा, टेंजेंट दिया होगा, आराम से निकल आएगा। ठीक है, वो अलग बात है। R1 R2 का रेशियो निकालना है अगर हमको, तो डायरेक्टली आप लगाएंगे 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा, कुछ बच्चे भूल भी जाएंगे ये, गुड, यही चीजें ऑब्जर्व करना सीखो। R1 छोटा होगा तो घटाएंगे 1 से, छोटी वैल्यू आ जाएगी,
और 1 में जोड़ेंगे कोई वैल्यू तो बड़ी आ जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, R2 बड़ा है तो नीचे प्लस लगेगा, और R1 छोटा है तो नीचे ऊपर माइनस लगे। इस चीज का ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी होता है कि सर पेपर में याद कैसे रहेगा किधर प्लस किधर माइनस। तो ये ऑब्जर्वेशन है हमारा, इस चीज को भी ध्यान देना, जैसे इस बच्चे ने बोला, बहुत बढ़िया, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। ये स्पेशल केस में चल रहा है बेटा, स्पेशल केस नंबर 2, स्पेशल केस नंबर 2। अब इन सर्कल से रिलेटेड या इन रेडियस से रिलेटेड कोई भी सवाल आए, बचना नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ जी, ओके, चलो देख लेते हैं और कोई स्पेशल केस बच रहा है। गुड, चाहो तो स्किप कर सकते हो, चाहो तो समझा दें। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ भी आर निकलवा रहे हैं, ये एक छठवां केस हो जाएगा आर निकालने का। इन्हें बहुत ही अच्छा है, लेकिन कंडीशन समझनी होगी। कंडीशन क्या है इस बात को समझना पड़ेगा, कि पहले मैं समझा ही देता हूँ, ये स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है, ठीक है। और जब इस तरह के सवाल आते हैं तो छोड़ना ही बेहतर होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये पेपर में करने लायक है, क्योंकि पता ही नहीं होता है, अजीब सा पैटर्न है, अजीब सा सवाल होता है। ये कहेगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जहां 90 इसका बाइसेक्टर नहीं खींचेंगे, ये जो बचा हुआ है इसका बाइसेक्टर, ये जो बचा हुआ है इसका बाइसेक्टर, दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं? अब बाइसेक्टर है तो कहाँ मिलेंगे? आई पर। यहाँ पर जाके कुछ और पॉइंट्स पे मिल रहे हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पे गए तो उसने नाम दिया ए, ये बी और ये सी। इस लेंथ को कुछ मान लो जहां पर ये मिल रहे हैं जाके। वैसे हम निकाल सकते हैं ये लेंथ कितनी है, अरे बोलो ना, कैसे निकलेगी बताओ? एंगल बाय सेक्टर, इस जो अनुपात इनका और इनका होगा वही अनुपात इनका और इनका होगा, निकालने को तो निकाल लेंगे। और ये लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दी है, देखो इसको माना स्मॉल वे और इसको माना स्मॉल बी। और ऐसा करने पे अब जो आई से फिर से वही यहाँ एक सर्कल बनेगा। तो ऐसे केसेस में देखो क्या कह रहा है कि जो बी आई है वो कैसे निकलेगा, या आर है वो कैसे निकलेगा। तो हम आर की बात कर लेते हैं, फिर अपनी लेंथ आराम से निकाल लेंगे। पी आई का मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सर्कल निकल आएगा तो सब निकल आता है, ठीक है। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मॉल आर अगर निकालना है इस केस में। तो स्मॉल आर क्या है, ये जो ए और बी दे रखे हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और क्या ले लो, अंडर रूट, और अपॉन में भाग कर दो किससे, √2 से। ये स्पेशल केस है। अब ये कहाँ से आया है, बहुत सारे सॉल्यूशन के बाद चीजें निकलती हैं, ठीक है, तो वही है। अभी हम सॉल्यूशन तो नहीं करा रहे हैं आपको, ठीक है। दूसरा, अब कह रहा कि बी आई, यहाँ से यहाँ तक की अगर कभी लेंथ पूछ ले कि बी से आई तक की दूरी बताओ, तो बी आई बराबर क्या होता है, ये √AB के बराबर होता है। इस चीज को भी लिख लेना, नोट कर लीजिए इस चीज को, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कुछ नहीं करना है, ए और बी का गुणा करा लो, अंडर रूट ले लो। और लेंथ भी कैसे देगा पता है, एक देगा बोलेगा 4 है, एक 9 है, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 6। एक बार देखा होगा तो तुमको अजीब नहीं लगेगा, ये पहली बार देख रहे हो, बुक में ज्यादा दिया नहीं है ज्यादा डिटेल में। बट ये हमने कहा लेवल हम लोग अप रखेंगे, मतलब मेंस तक का जो भी पूछ सकता है इन रेडियस से रिलेटेड जो भी सारी चीजें कर ले, ठीक है। और वैसे भी मेंस की अलग से तैयारी नहीं होती बेटा, तैयारी हमेशा फाइनल युद्ध की ही होती है। वो बीच में हर्डल्स डाले जाते हैं, मुसीबतें थोड़ी सी, उनको पार करते हुए आदमी जीतता है ना। अगर तुमको पहले से बता दिया जाए, जैसे आप लोग शो वगैरह देखते हो, रियलिटी शो, तो पता चला एक कंटेस्टेंट कितने सारे एक्ट परफॉर्म करते हुए आगे बढ़ता तब फाइनल में जीतता। अगर उसको पहले ही बता दिया जाए कि तुमको 10 टास्क जीतने हैं तब तुम जीतोगे फाइनल, तो वो पहले ही हार जाएगा, है ना। ऐसे ही युद्ध हमेशा फाइनल की होती है। अगर मैं तुमको बता दूं कि पहले प्री होगा, फिर उसके बाद मेंस होगा, फिर उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा,
फिर ये होगा, फिर वो होगा, 10 तरह, फिर कंप्यूटर का होगा। इस तरह से अगर बता दिया जाए कि 4-4 स्टेप है, 5-5, तो आपका भी एक तरफ लगे 5 बार। और कहीं फिर अगर मैं ये बता दूं कि अगर एक स्टेप पे फेल हो गए तो पूरा बेकार हो जाएगा, फिर तुम्हारे अंदर डर बैठ जाएगा और जैसे ही डर आया खत्म। तो डर नहीं लगना चाहिए, है ना। तो आप तैयारी हमेशा फाइनल की ही करो, बीच में तो पड़ाव होते हैं, उनको पार तो करना ही होता है, कोई भी चीज चाहिए हो हमको। यहाँ तक क्लियर है बेटा? इंपॉर्टेंट था ये। और हमें लगता है कि अब जो है ये क्या है, एंगल बायसेक्टर खींचे हैं और पैरेलल लाइन के, ये स्पेशल केस है, चाहो तो इसको भी देख लो, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी तक तो सवाल हमें नहीं लग रहा है इस पे आया है। अब ये स्पेशल केस क्या है समझो सवाल ऐसे समझो, उधर छोड़ो उसको, तुम ना देखो, तुम पागल हो जाओगे उसको देख के, ठीक है। इसको देखो, जैसे मान लिया ए बी सी है। अब क्या कहा गया, उसने कहा कि यहां से एंगल बायसेक्टर खींचा, उसने कहा यहां से एंगल बायसेक्टर खींचा, बोला यहां पर मिल रहा है आई पर। तो उसने कब बोला कि जहां आई पर मिल रहा है, एक काम करो, इस आई से गुजरती हुई एक लाइन और खींच दो जो इस लाइन के पैरेलल हो। तो जैसे ही आप खींचोगे यहाँ पर, और ये पॉइंट इसको डी पर कट कर रहा है और ये किसको ई पर कट कर रहा है, तो अब यहाँ पर अब देखो डी आई बी ई आई सी, और ये एंगल बायसेक्टर थे, तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर था, और ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर था, ठीक। अब यही वो कह रहा है कि देखो क्या है कि जब कोई भी ट्रायंगल दिया है और पैरेलल है, ये जो लाइन डी ई वो अगर समांतर है, तो फिर देखो क्या क्या केसेस है, ये पैरेलल हो गया। दूसरा डी आई बराबर क्या होगा, डी बी, डी आई बराबर यहां से जो मिल रहा है डी आई बराबर डी बी। अच्छा ऐसा क्यों, यस। अच्छा ये एक और बताओ, ई आई बराबर, कुछ बात समझ में आ रही है? इसका मतलब देखो वही कंसेप्ट फिर से, टेंजेंट्स बराबर है तो इसमें कुछ नया नहीं है। दूसरा कह रहा वेयर आई क्या है, इन सेंटर है, और कह रहा त्रिभुज डी बी आई, देखो बताया डी बी आई एक ट्रायंगल ये, और इधर भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। और कह रहा है दोनों कैसे होंगे, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस क्यों है भैया, क्योंकि दो साइड्स बराबर है, क्योंकि दो साइड्स बराबर तो आइसोसेलेस ही तो है, इसका लिखने का मतलब ही नहीं था। और कह रहा बी डी आई, इसको भी देखो, अच्छा बी डी आई और सी ई आई समझी, अरे हिंदी में ही तो लिखा है, अच्छा तभी मैं कहूँ अलग क्या लिख दिया। फिर कह रहा डीई की जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, अच्छा एक बात बताओ, डीई की जो लेंथ अगर है तो कह रहा बी डी प्लस ई सी, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर ये वाली लेंथ पूछी जाती है, अगर इसको स्मॉल ए मान ले और इसको स्मॉल बी मान ले, तो जो डीई बराबर है वो होता है ए प्लस बी, इसको जरूर लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ ना लिखना, बस ये जरूर लिख लो। जहाँ डीई जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, ये अलग से डायग्राम बना लो स्पेशल केस में, ठीक है। केवल यही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो चीजें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये कंसेप्ट एक ब्रूटल है कंसेप्ट, नहीं पता है तो तुम भूल जाओ, सवाल भी लगा पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया इन सेंटर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज बन सकती थी सारी चीजें, लेकिन अभी भी इन सेंटर का बवाल खत्म नहीं हुआ है। इन सेंटर बहुत बड़ा है बेटा, तभी तो बहुत सारे सवाल बनते हैं वहां से, है ना। चलो आगे बढ़े, इन्होंने खत्म कर दिया है, ठीक है, लेकिन हम नहीं खत्म कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम 3 कंसेप्ट और बताएंगे, 3 नहीं 4, कितने, 4, और वो डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं, क्या है बेटा, रिजल्ट्स हैं। सबसे पहला, अब ये हमारे स्पेशली हैं, मतलब हमने नहीं बनाया बेटा, नहीं तुम समझो कि सर बोल रहे हैं हमारे से, इसलिए मतलब ये है कि मतलब कुछ छूटना नहीं चाहिए, तो एक तरह से इनको अलग से भी मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या है,
अब जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, सुनना बहुत इजी है। ए बी सी, ठीक है, क्या है, ए बी सी। यहां से मैंने क्या खींचा बेटा, जल्दी बोलो, एंगल बाइसेक्टर, और ये क्या है, डी। जैसे डी आया, एक काम करते हैं, ए से बी तक की लेंथ को क्या मान लेते हैं, स्मॉल ए। इस वाली लेंथ को मान लेते हैं स्मॉल बी, ये लेंथ है, ठीक है। ये लेंथ स्मॉल एक्स और ये वाली लेंथ स्मॉल वाई, वैसे में दिया जाएगा। और आपसे कभी कह दे कि ए डी की लेंथ बता दो, ए डी की लेंथ, मतलब मैं कह रहा हूं लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर निकालने को कह दूं तो भाई साहब हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एडी की लेंथ निकालनी है, तो भैया डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए इंटू बी माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू इंपॉर्टेंट। और ये जो फॉर्मूला है, देख रहे हो कि ये जो लाइन है एडी, ये इंटरनल एंगल्स का बाइसेक्टर है। बोलो भैया, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है ये, अरे हाँ या ना। मान लो कि कल को एक ऐसा त्रिभुज आ जाए इस तरह से, ये फिर से ए, फिर से बी, फिर से सी, और मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं, ये क्या हो जाएगा, डी। और यहां से इस लाइन को आगे बढ़ा दे और इस वाले एंगल का बाइसेक्टर डी पर मिल रहा है। बाहर की तरफ तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, और इसकी भी खूबसूरती की कहाँ मिल रहा है, डी पर मिल रहा है, ठीक है। और इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर भी कहाँ मिल रहा था, डी पर मिल रहा है। और बी से लेके डी तक की लेंथ को क्या माना था, एक्स माना था। फिर से ध्यान देना, बी से लेके डी तक की लेंथ को क्या माना था, एक्स। और सी से लेके डी तक की लेंथ को क्या माना था, वाई। ए से बी लेंथ को क्या माना था, स्मॉल ए और सी वाली लेंथ को क्या माना था, बी। तो यहां भी अगर आपसे कहे ए डी की लेंथ बता दूं, बाइसेक्टर की लेंथ, तो फॉर्मूला वही रहेगा, ए बी माइनस एक्स वाई। बस ये ध्यान देना है कि अगर ए और बी छोटा हो जाएगा, एक्स वाई से घटा देंगे, तो हम चाहो तो वैसे भी एक्स बड़ा है, ये बड़ा हो जाएगा, तो इसको ऐसे ना लिख के एक्स वाई माइनस ए बी लिख लो, या आप सीधे क्या करो, मॉड लगा दो, ठीक है। तो ये है लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला, व्हेन व्हेन साइड्स आर गिवन, व्हेन साइड्स आर गिवन। छोटा सा नोट बना के लिखो, स्पेशल कंडीशन। चलो भाई, ठीक है। तो ए डी स्क्वायर कर लेना बेटा, वो अंडर रूट लगा होता है, मैंने अंडर रूट हटाया उधर से, तो इसलिए इधर लगाना भूल गए, तो आप स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ए डी स्क्वायर बराबर, नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ा जाए। तो ये क्या निकाला सीखा, बोलो, ये निकालना सीखा एंगल बाइसेक्टर। चलो आगे बढ़े। चलो ये तो साइड्स दी थी, अब मान लो साइड्स ना दे, एंगल दिया, वेरी गुड, ये क्या बात है भाई, आज तुमने पहली और मन की बात करी कि साइड नहीं दिया तो क्या दिया होगा, एंगल। चलो सीखने लगे हो, ठीक है। कि दूसरी कंडीशन क्या है, फिर से वही, कि इफ एंगल इज गिवन। अब कौन सा एंगल दिया होगा जरा इसको भी समझो। जैसे हमने मान लो ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी,
और यहाँ से मैंने क्या खींच दिया, एंगल बाइसेक्टर डी, ठीक है। और मुझे फिर से क्या चाहिए, एडी की लेंथ, ठीक है भैया। और ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये इस एंगल को थीटा और थीटा में डिवाइड करता है, थीटा और थीटा में डिवाइड करता है। और इस लेंथ को कह देते हैं स्मॉल ए फिर से, और इस लेंथ को कह देते हैं स्मॉल बी, ठीक है। तो मुझे अगर एडी निकालनी है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2ab cos थीटा और बाई a प्लस बी। इंपॉर्टेंट, नोट करो इसको। इसमें अंडर रूट नहीं लगता है, नहीं तो आप समझो कि अंडर रूट लगता है, ठीक है। इसका मतलब स्क्वायर नहीं करेंगे। तो AD बराबर होता है 2ab cos थीटा अपॉन में a प्लस बी। टू ए बी कॉस थीटा अपॉन में a प्लस बी। आपको जितने कंसेप्ट हम करा रहे हैं इतने एक बुक में कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो सब कुछ दे रहे हैं, कुछ छोड़ नहीं रहे हैं। और अभी भी अगर तुम ना कर पाए, कराएंगे प्रैक्टिस बाद में, ठीक है। और ना कर पाए अगर, ठीक है, अच्छे सवाल देंगे ताकि आप चीज़ों को लगाना सीख सको, है ना, कैसे कर सकते हैं। बाकी आपको ये तो पता ही है कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये ए और बी के अनुपात में है, तो ये भी ए और बी के अनुपात में होंगे, ठीक है। ये भी बता चुका हूँ कि AD का यहाँ पर जो कट करते थे आई, AI से I का रेशियो, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कुछ फिक्स्ड रेशियोज की। किसकी बात करते हैं बेटा, कुछ फिक्स्ड रेशियोज की। बस वहीं से ख़त्म करेंगे इन सेंटर को, क्योंकि अब बहुत हो गया इन सेंटर में। मुझे नहीं लग रहा कि इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है इन सेंटर में, ठीक है। सम का मतलब केवल दो ही हैं, सम फिक्स्ड रेशियोज, ठीक है। क्या है जरा सुनना ध्यान से, बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा आपको, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। ए बी सी, एंगल बाइसेक्टर खींच देते हैं बेटा, दिस वन, इसको नाम दे देते हैं ई। यहाँ से एंगल बाइसेक्टर खींच देते हैं, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं डी। यहाँ से एंगल बाइसेक्टर खींच देते हैं और इसको नाम दे देते हैं ई। और ये क्या है, आई, क्या है, आई, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन में दो तरह के कंसेप्ट बनते हैं। सबसे पहला, हम लोगों ने AI से ID का रेशियो निकालना सीख लिया था, BI से IE का रेशियो निकालना सीख लिया था, CI से IE का रेशियो निकालना सीख लिया था। अब यहाँ पर क्या है कंसेप्ट, क्या ध्यान देना, छोटी वाली लेंथ ID, ओ सॉरी ID अपॉन में DA, या आप ऐसे ना लिख के, लिखने का तरीका बदल रहा हूँ। D से चलते हैं, D से I और बटे में D से A प्लस, इधर से चलते हैं E से, तो E से I और E से B, अरे हाँ या ना, प्लस इधर से चलते हैं, F है ये, ठीक है, F से I और F से C, क्या आएगा, दूसरा कंडीशन। अभी नीचे से चले थे, अभी ऊपर से चलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा बोलो, AI अपॉन में AD प्लस BI अपॉन में BE प्लस CI अपॉन में CF। इसका डायरेक्ट पूछा जाता है, तो या तो अब रेशियो निकालते घूमो, बनाओ, करोगे बेसिक से आएगा वही। इन दोनों के फिक्स्ड वैल्यूज आती हैं। अब तुम्हें एक चीज ऑब्जर्व करनी होगी, ऑब्जर्वेशन में ध्यान से देखो, अगर DA DA, EB EB, CF CF, मतलब नीचे वाले में तो कोई फर्क ही नहीं है। फर्क कहाँ है, ऊपर वाले में। ये ID छोटी वाली लेंथ और AI बड़ी वाली लेंथ, अरे हाँ या ना, छोटी वाली लेंथ है ऊपर और यहाँ पर बड़ी वाली है। छोटी वाली लेंथ ऊपर है तो इसकी फिक्स्ड वैल्यू आती है और इसका मान आता है 1। जो बड़ी वाली वैल्यू आती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है, इसका मान आता है 2। करने की जरूरत नहीं है, आंसर यही आएगा। नोट करो, वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो। किसी को दिक्कत नहीं होनी भी नहीं चाहिए,
ठीक है चलो। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है, लिख लिया होगा। अब भैया इन सेंटर से रिलेटेड कुछ नहीं है, तो चलो एक बार शुरू से लेके 1 मिनट के अंदर पूरी समरी इन सेंटर की, ठीक है। इसके पहले भी कुछ लिखा है? नहीं लिखा है। चलो यहाँ से हुआ था स्टार्ट, ठीक है। इन सेंटर में, इन सेंटर किनसे बना था बोलते चलो साथ में, किनसे बना था? एंगल बाइसेक्टर्स जहां पर मिलते हैं वो क्या होता है? इन सेंटर। इन सेंटर पर बनने वाले एंगल्स, जैसे मान लो बी आई सी पूछेगा तो बी और सी दिया है, इसका मतलब ए, तो फिर 90 प्लस a/2। ये वाला पूछेगा तो अपोजिट बी, तो क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? ठीक है। अब जब बन ही रहा है सर्कल, तो हमने कहा था सेंटर से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, वही क्या होती है? रेडियस। इन सेंटर वाली लाइन नहीं बेटा, नहीं तो उसको समझ बैठो, वो चीज मैंने समझाई थी, ठीक है। तो इन सर्कल, जो अंदर सर्कल बनता है उसको क्या बोलते थे? इन सर्कल। और जो रेडियस होती है इसको क्या कहा जाता है? इन रेडियस। इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला r बराबर डेल अपॉन एस, ये हर एक में लगता है, ठीक है। अब एस तो और डेल तभी निकले जब साइड दी गई होंगी, है ना, तो ये चीज ध्यान देनी है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़े थोड़ा सा, तो ये चीज देखी थी समबाहु त्रिभुज के लिए स्मॉल आर निकालना, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए स्मॉल आर निकालना। कई केसेस हुए हैं, टोटल 5-6 टाइप बने थे हमारे, ठीक है। तो अंतःकेंद्र होता है सदैव अंदर होता है, बता ही दिया है, ठीक है। ये चीज हो चुकी है। फिर हमने आपको बताया था रेशियो कैसे डिवाइड होते हैं, जिस अनुपात में ये दोनों होते हैं उसी अनुपात में एंगल बाइसेक्टर इन दोनों को भी डिवाइड करता है, ठीक। कंसेप्ट हो गया ये वाला, उस यही लिखा हुआ है। आगे ये स्पेशल केस था किसके लिए? राइट एंगल के लिए। उसके लिए क्या था? समबाहु के लिए a/2√3, ठीक है, यही तो आया था। चलो उसके बाद देखो एक, ये किसके लिए था? हर एक के लिए। ये किसके लिए? ये कब दिया होगा? जब हाइट्स दी गई होंगी। जब क्या दी गई होंगी? हाइट्स, ठीक है। चलो आगे, ये हो गया हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये स्पेशल केस है जब क्या दिए होंगे? टेंजेंट्स की लंबाइयां एक्स वाई जेड। तो फॉर्मूला क्या था? स्मॉल आर बराबर, जल्दी बोलो, अंडर रूट के अंदर एक्स वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये स्पेशल केसेस कराए थे, अपोजिट साइड्स का सम, और अपोजिट साइड्स का सम उनका गैप बटे 2। तो ये क्या निकलेगा? वो टेंजेंट्स के बीच की लेंथ, टेंजेंट्स के बीच की लेंथ वो जो दोनों सर्कल को टच कर रही होगी, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। स्पेशल केस, अगर किसी एंगल के अंदर 2 सर्कल रखे गए हैं, दोनों सर्कल के जो रेडियस है उनका रेशियो निकालने का तरीका बताया था, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। माइनस ऊपर क्यों है? क्योंकि सर्कल छोटा है। और अगर मान लो R2 अपॉन R1 पूछता तो फिर प्लस वाला हो जाता, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा और अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत?
तो घुमा के पूछ सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो ये भी आर का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आर एक स्पेशल केस बताया था हमने कि आर से यहाँ पर ये मिल रहा है एंगल बाइसेक्टर और ये मिल रहा है, अगर ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दी है तो स्मॉल आर निकालने का तरीका है रूट ए बी अपॉन में रूट 2, चाहो तो रूट लगा दो ए बी अपॉन में 2। अरे हाँ या ना, ठीक है। और बी से आई तक की लेंथ अगर निकालनी है, ये वाली लेंथ, तो हमने बी से आई तक की लेंथ निकालने का कहा था रूट ए बी। अरे हाँ या ना, चलो रूट 2 से भाग कर देते हैं तो रेडियस निकल आती है, ठीक है। रूट 2 से भाग कर देते तो क्या निकल आती है, रेडियस। इसका मतलब कल को बी आई दिया और अगर इसमें रूट 2 का भाग दे दे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट रेडियस। तो कल को ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है, सिंपल सा बना के दे देगा इस तरह का डायग्राम और आपसे कहेगा कि ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, जहां पर आई पर कट कर रहा है और ये कितना है बी, कहेगा आई से बी तक की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, तो बताओ इन रेडियस आर क्या होगा। तो क्या हो जाएगा 6/√2, आंसर आ जाएगा 3√2। अरे हाँ या ना, तो भैया ऐसा सवाल भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, और आएगा तो होगा भी नहीं तुमसे, ये भी समझ लो अगर ये चीज नहीं पता है तो, ठीक है। तो इस चीज को भी लिख लेना, ये लिखा हुआ है, स्पेशल केस है हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक स्पेशल केस ये बताया था, स्पेशल केस क्या था कि ये जो पैरेलल लाइन खींच गई है और ये कहाँ से जा रही है, एंगल बाइसेक्टर से का इन सेंटर से, तो ये वाली जो लेंथ है ये इस वाली लेंथ के और इस वाली लेंथ के सम के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा भैया, क्योंकि ये वाली लेंथ इसके बराबर और ये वाली लेंथ इसके बराबर, तो भैया इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये लेंथ नहीं आ जाएगी, तो ये रटने का कोई टेंशन नहीं है, कर पाओगे। आगे फिर एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालना, साइड दी होगी तो क्या लगाएंगे, अगल बगल की साइड का सम माइनस अगल नीचे वाली साइड्स, बी डी लेंथ याद रखना जहां पर एंगल बाइसेक्टर लेंथ मिल रही है, और डी से लेके सी तक की लेंथ, ठीक है। अगर बाहर की तरफ मिल रहा है तो बी से डी तक की लेंथ को x मानते हैं और सी से डी तक की लेंथ को y। इस चीज को थोड़ा याद रखिएगा, नहीं तो इसको x मान बैठो और इसको y मान बैठो, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया जब क्या दिया होगा बेटा, साइड्स। मान लो एंगल दिया गया, तो एंगल दिया गया तो फॉर्मूला क्या होता था 2ab, अगल बगल वाली साइड जहां पर एंगल बाइसेक्टर बन रहा है तो क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन में a प्लस b। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद मैंने आपको कुछ फिक्स्ड रेशियोज करा दिए हैं कि छोटी वाली साइड अपॉन पूरी साइड, छोटी वाली साइड अपॉन पूरी साइड, छोटी वाली साइड अपॉन पूरी साइड, आंसर 1 छोटा है। फिर बड़ी वाली साइड अपॉन पूरी साइड, बड़ी वाली साइड अपॉन पूरी साइड, बड़ी वाली साइड अपॉन पूरी साइड, आंसर 2 फिक्स। कोई दिक्कत, आप निकालोगे भी चाहो तो साइड निकाल के रेशियो निकाल के चेक कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहो तो प्रूफ कर दें इसको अगर कोई चाहता हो तो, अब ये तुम्हारे ऊपर है। हाँ क्योंकि आपने ब्लाइंडली फॉलो तो कर लिया है। कोई कराना चाहता है, कौन कराना चाहता है बताओ, क्योंकि कराएंगे उसी से। है ना, अच्छा क्यों कराएंगे, रीजन है। अच्छा बताओ, क्या ये लेंथ पूरी निकालना नहीं सिखाया, और चलो पूरी जरूरत ही नहीं है, क्या ये लेंथ निकालनी नहीं सिखाई है, क्या इसका और इसका रेशियो निकालना नहीं सिखाया है। इसका रेशियो क्या होता था, इन दोनों का सम, और इसका क्या होता था, नीचे वाली साइड। चलो एक मैं करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, ठीक है। इसको कर देते हैं, ओके। अच्छा डीई अगर निकालना है, चलो मैं पहले साइड मान लेता हूँ, ये क्या होगा, इसको क्या माना b और इसको क्या माना c, ये वाली लेंथ b प्लस सी और ये वैल्यू a, ये वाली लेंथ b प्लस a और ये वाली लेंथ क्या होगी c। अच्छा ये वाली लेंथ क्या होगी c प्लस a और ये लेंथ b, ठीक है। अब मुझे ये चाहिए di क्या है, di a अपॉन में प्लस इसमें क्या आएगा b और अपॉन में, अच्छा आ गया। मतलब इतनी जल्दी आ गया, एक ही लाइन लिखी समझ में आ गया क्या बनने वाला है ना। अच्छा ऐसे अभी क्या मैंने फोर्स क्यों किया है इसको पूछने का कि पूछ लो, मान लो नहीं याद रहा तो एटलीस्ट हम इनका रेशियो हमको पता है तो कम से कम कर तो लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये भी बताए क्या। अब बचा ही क्या है भाई, इसको भी पूछ लोगे तुम लोग है। चलो अच्छा ये दोनों क्लियर है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई किसी भी रिजल्ट को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, अगर वो रिजल्ट बन रहा है तो उसके बारे में जानने की कोशिश करो। वैसे बहुत सारी चीजें आपने ब्लाइंडली फॉलो कर ली है, यहाँ पर जो बताया है मैंने आपने मान लिया है,
ठीक है, चलो कोई नहीं, मानना भी चाहिए, क्योंकि हर चीज के पीछे भागोगे तो आपको देखो मास्टर नहीं बनना है। कुछ चीजें आप फॉर्मूले या रट ही लेते हो, जैसे आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, आपने रट लिया, मान लिया, लेकिन जानने की कोशिश नहीं करी। ऐसा है कि नहीं है, बताओ ना। ठीक है, अब कहोगे उसमें क्या होता है सर, लंबाई गुणा चौड़ाई करा दो आ जाता है, लेकिन क्यों करा दें, बात तो ये भी है। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ, जैसे पाइथागोरस किसी ने नहीं पूछा, जब बच्चे से पूछो पाइथागोरस आता है, हाँ, आता है भैया, है ना, तो पूछते ही नहीं है। तो चलो मैंने फिलहाल ये बता दिया, क्योंकि कभी कभी इन चीजों से रिजल्ट्स बदले जा सकते हैं, कुछ और भी पूछा जा सकता है। और ये सब मान लो इसको और इसको जोड़ देता, प्लस और लगा देता, तो आंसर कितना आ जाता, 3 आ जाता। ठीक है, देख लेना कौन सा क्या पूछा जा रहा है। तो इन सेंटर खत्म, बवाल खत्म, अगली हेडिंग सेंट्रॉइड, चलो इंपॉर्टेंट है, उसको भी खत्म करते हैं। हेडिंग लगाइए सेंट्रॉइड। तरीके ठीक है, चलो आ जाओ। बात करते हैं बेटा सेंट्रॉइड की, और इसको बोलते हैं बच्चे गुरुत्व केंद्र, या इसका नाम होता है केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक। रिप्रेजेंटेशन कैपिटल जी से, सी से मत बना देना, नहीं, इन सेंटर का आई से तो आई बना दिया है, ठीक है, सरकम सेंटर का सी हो जाता है, इसलिए सेंट्रॉइड का सी नहीं लिया है। और इसी को गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं, ग्रेविटी सेंटर है, तो इसीलिए जी ले लिया गया, सी ना लेके, ठीक है, तो ये क्लियर कर लो। अब कैपिटल जी है, अब बात आती है कि सेंट्रॉइड बनता कैसे है। हाँ बताओ देवा, ये किसका इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ये भी है, किसका, ऑफ, वेरी गुड, माध्यिकाओं का, मीडियंस। मीडियंस का मतलब माध्यिका। अब आधे बच्चे माध्यिका ही नहीं समझते, पहले ये समझाना पड़ेगा, जैसे एंगल बाय सेक्टर समझाया था। माध्यिका का मतलब क्या है पहले समझो, जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया और इस सिर से मैंने एक लाइन खींची, अभी तक ये लाइन है जिसको सीवियन कहा जाता है, लेकिन लाइन अगर इस वाली साइड को क्या कर दे, आधा आधा, तो मीडियन का काम मध्य का मतलब मिड वैल्यू, मतलब लाइन को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, ठीक है, कितने पार्ट्स में, केवल 2 पार्ट्स में, ठीक है, तो आधा आधा कर दे। तो इसी लाइन को क्या कहा जाता है भैया, इसको कहा जाता है मीडियन। क्या कहा जाता है बेटा, मीडियन। ओके, अब मीडियन ने आधा आधा कर दिया, अब मेरा फिर से वही सवाल है कि जब आपने इस लाइन को मीडियन बोल दिया है, तो अब इसका केवल एक ही काम फिक्स है, कौन सा, सामने वाली साइड को क्या करेगा, आधा आधा कर देगा। अच्छा, क्या ये इसको आधा आधा करेगा, नहीं पता। क्या ये इस पे परपेंडिकुलर है, नहीं पता। क्या ये इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, नहीं पता। भैया कुछ नहीं पता, अगर आपने केवल मीडियन बोला तो मैं सिर्फ ये मान के चलूंगा कि ये सिंपली क्या कर रहा है, साइड वाली, सामने वाली साइड को आधा आधा कर रहा है, ये मान के चलो। स्पेशल ट्रायंगल के स्पेशल केसेस वो अलग बात होती है, फिलहाल अभी इतना ही मान के चलो कि मीडियन का मतलब माध्यिका, ठीक है भैया। चलो, अब इसने क्या बोला कि इंटरसेक्शन पॉइंट है ऑफ क्या, मीडियंस, माध्यिकाओं का, माध्यिकाओं पूरा लिख दें, माध्यिकाओं का इंटरसेक्शन। तो एक माध्यिका तो खींच दी है, एक माध्यिका और ड्रॉ करते हैं। कहाँ से ड्रॉ होगी, शीर्ष से, सामने वाली साइड को आधा आधा कर दे जाके, बोलो भैया, और जहां पर दोनों मिल रही हैं वही हमारा क्या है, जी, वही हमारा क्या है भैया, जी है, सिंपल सा, ठीक। अच्छा, अब तीसरी बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 माध्यिकाओं से ही हमको जी मिल गया, अब बात आई कि अगर मैं इस वाले शीर्ष से, तीसरा जो बचा हुआ शीर्ष है, अगर मैं यहां से एक लाइन इससे होते हुए खींच दूं ऐसे, तो क्या ये लाइन इस वाली साइड को भी आधा आधा करेगा, जल्दी बोलो। हाँ, क्यों, क्योंकि अगर ये मीडियन से होकर गुजर रही है लाइन, सॉरी,
ग्रेविटी सेंटर से, है ना। तो फिर निश्चित रूप से ये लाइन क्या है, मीडियन है, मतलब सामने वाली साइड को निश्चित रूप से क्या कर देगा, आधा आधा डिवाइड कर देगा। ठीक है भाई। तो अब आपने देखा कि दो मीडियंस जहां मिले या तीनों मीडियंस जहां पर मिले वो क्या करते हैं, सेंट्रॉइड का निर्माण करेंगे, सर सेंट्रॉइड बनेगा भैया सीधा सीधा। तो हमारी ये बात तो क्लियर हो गई कि सेंट्रॉइड बनता कैसे है। ठीक। अब बात ये आती है कि जैसे हम लोगों ने उसमें किया था कि हर ट्रायंगल का सेंट्रॉइड आया ना। अब अच्छा एक दिमाग लगाओ, छोटा सा दिमाग ये लगाओ कि सातों ट्रायंगल जरा दिमाग में सोचो। सातों ट्रायंगल का मतलब राइट एंगल, मैं यहाँ बना रहा हूँ, राइट एंगल, जल्दी बोलो, एक्यूट एंगल, ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल, ये तो एंगल वाले हो गए। अच्छा फिर बनाते हैं कौन से वाले, साइड वाले, दो बराबर, तीनों बराबर, और ये कुछ अलग टाइप का, ये हो गया, यही तो रहेगा। और एक इन दोनों को मिला के था ये वाला। अच्छा एक बात बताओ, सोचना जरा कि अगर मैं इनका मीडियन खींचने चल रहा हूं तो मीडियन का मतलब सामने वाली साइड को आधा ये आएगा इधर, इसका आधा ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, कहाँ बन रहा है जी, अंदर। इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा, मतलब अंदर बन रहा है जी। इस वाली साइड का आधा, इस वाली साइड का आधा अंदर ही बनेगा जी। इस वाली साइड का आधा इस वाले का अंदर बनेगा, इसका अंदर ही बनेगा, इसका अंदर बनेगा, इसका भी अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ग्रेविटी सेंटर है जी, ये फिर से मैं लिख रहा हूं यहां पर एक पॉइंट, ऑलवेज कहां पर बेटा, इनसाइड द ट्रायंगल। अब सवाल आपके पास बनके तैयार हो गया एक और, क्या सवाल बनके तैयार हुआ, एग्जामिनर ने सोचा क्यों ना बच्चों की बेसिक नॉलेज चेक करी जाए। तो उसने सवाल क्या बनाया, सवाल बोला कि इनमें से किस त्रिभुज का केंद्र, या इनमें से कौन सा केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर बनता है। लो भैया बना दिया उसने। बच्चा गलती क्या करेगा, ए ऑप्शन अंतः केंद्र, बी ऑप्शन गुरुत्व केंद्र, सी ऑप्शन ए एंड बी बोथ, डी नन ऑफ दिस। अब जिसने थ्योरी पढ़ रखी है तो कर लेगा, नहीं तो कुछ तो इतने बड़े होते हैं, कह रहा अच्छा हमेशा त्रिभुज के अंदर, इसका भी तो अंदर बनता है, इसका मतलब ये दोनों आंसर नहीं है, आंसर। तो थोड़ा सा क्वेश्चन एग्जामिनर अगर बेसिक पे गया तो ऐसे भी पूछ सकता है। इसका मतलब है आगे जो दो सेंटर पढ़ने वाले हैं उनके अंदर नहीं बनते होंगे, फिर तो आना चाहिए ना दिमाग में, क्योंकि ये दो के तो अंदर ही बन रहे हैं। क्या बाहर भी केंद्र बन सकता है, कभी सोचो, त्रिभुज के बाहर केंद्र बन सकता है, बनता है ठीक है बनेगा, किसमें बनेगा अच्छा बताओ। यस बहुत बढ़िया। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो सवाल यहां से भी बन सकता है छोटा सा कि कहां पर बनता है। ठीक है चलो थोड़ा आगे लेके चलते हैं। अब बात करते हैं कि अब हमने फिर वहां पर तुरंत मूव किया था एंगल्स की तरफ, किसकी तरफ मूव किया था, एंगल। और वहां पर हमने देखा था कि जब आई बन रहा था तो बी आई सी नाम दे देते हैं, ए बी सी, यहाँ तो जी है ठीक है, लेकिन वहां आई था तो बी आई सी डायरेक्टली इस पर डिपेंड करता था, है ना। लेकिन क्या यहाँ पर बी जी सी डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है पर। तो याद रखना कि अगर जी पर मतलब कहां पर बेटा, सेंट्रॉइड पर बनने वाला एंगल ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ शर्त है ज्ञात नहीं कर सकते डायरेक्टली, मतलब इसका कोई आप फॉर्मूला नहीं बना पाओगे कि ये डायरेक्टली किसी एंगल पर डायरेक्टली डिपेंडेंट हो, नहीं। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो फिर यहां पर बनने वाला एंगल निकालना मुश्किल है, नहीं निकलेगा बेटा। ठीक है इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इस चीज को थोड़ा सा रखेंगे तो इस चीज को लिख लेना कि डायरेक्ट एंगल निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो थोड़ी समरी लिख लो, ये लिख लो और ये पॉइंट लिख लो और वो पॉइंट लिख लो, बस फिर आगे बढ़े।
जब समझाया करें तो मत लिखा करो, वो तो तुम लोग जानते ही हो हमारी क्लास कैसे चल रही। ठीक है चलो इसको लिख लो, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाइम भी हो गया है। ठीक है चलिए, तो मिलेंगे हम लोग, इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट डे पर। ठीक है तो खत्म करेंगे सेंटर्स, तो सेंटर्स का ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 आएगा जिसमें हम सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और एक्स सेंटर चारों डिस्कस कर लेंगे, और फिर उसके बाद ये सेक्शन खत्म होगा सेंटर्स का। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता, चाहे जो एग्जाम उठा के देख लो। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।